एक समय की बात है। किशन आज अपना घर छोड़कर दरबार का हिस्सा बनने निकला था, पर उसका सफर अभी कुछ वर्ष लंबा था। अभी वो एक स्वामी जी के पास मिलने जा रहा था, जिनके राजा से अच्छे संबंध हैं। तभी रास्ते में उसे एक भिक्षुक मिला, जो बड़ी ही परेशानी में दिख रहा था। अरे बाबा जी, क्या दिक्कत है? बेटा, पता नहीं, बस अचानक मुझे चक्कर आने लगे और खाना और पानी नहीं मिलने की वजह से परेशानी और बढ़ गई है। तुम कुछ मदद कर दो बेटा, कुछ धन हो तो दे दो। बाबा, पैसे तो नहीं है, पर आपकी समस्या का हल मैं जरूर कर दूंगा। वो कैसे बेटा? देखते जाइए, यही इंतजार कीजिएगा, मैं बस कुछ ही देर में आया। ठीक है बेटा, मैं यही इंतजार करूंगा। किशन पास के ही एक जंगल में गया। कुछ देर बीत गए और किशन जंगल से बाहर आया, जड़ी बूटियां लेकर। ये क्या है बेटा? ये औषधि है बाबा। मैंने कई वर्षों तक विद्या ली है और वहीं से ये सीखी है। इसके सेवन के बाद अब आपको चक्कर नहीं आएंगे। वाह भैया, क्या बात है, तो तुम ही हो। मतलब ये कि एक युवक जिसका भविष्य बड़ी ही रुचि से भरा है, मैं आज उससे मिल पाया। आप कौन हैं प्रभु, और मेरे विषय में कैसे जानते हैं? चाहे वैरागी कहो चाहे राहगीर, क्योंकि बात मेरे विषय में नहीं है, बात तुम्हारे विषय की है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बुद्धि और सूझबूझ से तुम्हारे हाथों में कुछ नहीं था, फिर भी तुमने तुरंत सारी व्यवस्था कर दी। ये तुम्हारी कौशल का प्रतीक है। आपके प्रोत्साहन भरे शब्दों के लिए धन्यवाद। तभी वो भिक्षुक अपने दोनों हाथों में दही से भरे बर्तन प्रकट करता है। ये क्या है बाबा? मेरे बाएं हाथ में जो दही है, अगर उसे खाओगे तो धन में वृद्धि होगी, और यदि दाएं हाथ की दही खाओगे तो ज्ञान में वृद्धि होगी। अच्छा, पर धन बड़ा है या ज्ञान? दोनों की अपनी अपनी उपमा है। कुछ जगहों पर धन बड़ा तो कहीं ज्ञान। अच्छा, पर चखकर बताऊं कि कौन सा सही रहेगा? चख लो। किशन ने दोनों ही बर्तन की दही सफा चट कर दी। ये तुम्हें दोनों बर्तन की दही पीने को किसने कहा? एक ही पीनी है, ये भी तो किसी ने नहीं कहा बाबा जी। और वैसे भी आपने ये दोनों दही के बर्तन बराबरी में रखे थे, तो मैं कैसे जान पाता कि इनमें से उत्तम कौन सा है? बड़े ही चंचल हो बेटा। ये चंचलता तुम्हारी बुद्धि से ज्यादा प्रसिद्ध होगी। तुम्हारी बुद्धि ही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। जाओ, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। प्रणाम बाबा। ये कहकर किशन आगे अपने सफर पर बढ़ गया। कुछ दिन का सफर तय करने के बाद किशन स्वामी जी के घर पहुंचा। किशन स्वामी जी के कमरे में बैठ उनसे बातें कर रहा था। स्वामी जी, मुझे राजा रामकृप के दरबार का हिस्सा बनना है। मैंने सुना है कि वो बहुत ही बुद्धिमान और दयावान राजा हैं। हाँ किशन, वो राजा तो बहुत ही अच्छे हैं। राजा के हर एक गुण हैं उनके अंदर। पर तुम उनके यहाँ जाकर क्या करना चाहते हो? कुछ करना नहीं है स्वामी जी, बस वहाँ जिंदगी रोचक होगी ऐसा प्रतीत होता है, और लिखने का भी बहुत शौक है। किशन ने झोली से एक किताब निकालकर स्वामी जी को दे दी। कुछ देर पढ़ने के बाद स्वामी जी ने कहा, किशन, ये किताब सच में तुमने लिखी है? जी बिल्कुल। ये किताब तो बहुत ही उत्तम दर्जे की है। तुम बहुत ही बुद्धिमान हो, यदि सच में तुमने ही ये किताब लिखी है। ये तो सब ईश्वर की कृपा है स्वामी जी। आप ये बताइए कि मैं राजा रामकृप से कब मिल सकता हूँ? सब्र रखो पुत्र, पहले मैं वहां जाता हूँ, फिर मैं मौका देखकर किसी और को वहां से भेजकर तुम्हें वहां पर बुलवा लूंगा। जैसा आप कहें स्वामी जी। तब तक मैं आपके मकान में कुछ दिन काम में हाथ बटा दूंगा। अच्छा, अब मैं यहाँ से निकलता हूँ। किशन स्वामी जी को बहुत ही ज्यादा मानता था, पर उसे नहीं पता था कि स्वामी जी खुद उसकी किताब का हिस्सा बनने जा रहे हैं। कई दिन बीत गए।
पर स्वामी जी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। किशन ने सोचा कि अब उसे चलना चाहिए और किशन राजा रामकृप से मिलने निकल पड़ा। स्वामी जी काम में बहुत ही व्यस्त हो गए होंगे, इसीलिए मुझ तक किसी को भेज नहीं पाए। वहाँ भेंट होने पर उनसे पूछ लूंगा। किशन राज्य महल के द्वार पर पहुँचा और एक राज्यपाल ने उससे पूछताछ करने के लिए उसे रोका। क्यों भैया, किस काम से आए हो? किसी काम से तो नहीं, बस अपनी कुछ किताबें दिखाने आया हूँ और अपने राजा से मिलने के लिए कारण की तो जरूरत नहीं है ना। बहुत ही बुद्धिमान लगते हो। तुम्हारी किताबें भी अच्छी ही होंगी। तुम्हें अंदर भेजा जाएगा, पर एक शर्त पर। और वो क्या है? जो भी बख्शीश मिलेगी वो तुम्हें मुझे आधी देनी होगी। किशन ने कुछ सोचा और कहा, ठीक है भैया, आधी बख्शीश तुम्हारी। अब तो मैं अंदर जाऊँ ना? बहुत समझदार हो, जाओ जाओ। आखिरकार महीने भर बाद किशन अंदर सभा में राजा रामकृप के सम्मुख पहुंचा। क्या बात है, यहाँ किस कारण से आए हो? अपनी समस्या बताओ। हे राजन, मुझे कोई समस्या नहीं है। मैं तो बस अपने राजा से मिलने आया था और अपनी आंखों से उनके दर्शन करना चाहता था। सब यहाँ समस्या लेकर आते हैं, पर तुम यहाँ बस मुझे देखने आए हो? हाँ, सोचा कि आपसे कुछ बातचीत कर लूं। कहो, क्या कहने आए हो? किशन ने राजा रामकृप से कुछ देर तक बातें की और किताबों के बारे में बताया और साथ ही साथ अपने कुछ किस्सों के बारे में भी। पर एक किस्सा सुन राजा रामकृप की बरौनियां उड़ गई और उन्होंने किशन से पूछा, मैंने तुम्हारी बातें सुनी और तुम्हारी किताबें भी बहुत बढ़िया हैं। इसमें से एक किताब जो औषधियों की है, ये हमारे दरबार के स्वामी जी की है। तुम यहाँ पाखंड करने आए हो? ये आप क्या कह रहे हैं राजन? ये किताब मैंने लिखी है और स्वामी जी को ये किताब मैंने ही दी थी कि आपको वो इस किताब के बारे में बताएं। पर लगता है यहाँ कुछ और ही षड्यंत्र चल रहा है। तो तुम्हारा मतलब ये किताब तुम्हारी है और स्वामी जी पाखंडी हैं? हाँ राजन, आप उन्हें बुलाइए, मैं अभी साबित कर दूंगा। मेरे पास एक युक्ति है जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। किशन राजा रामकृप को सारी युक्ति बताता है। राजा रामकृप सुनकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं और किशन की बात मानकर स्वामी जी को बुलाते हैं। स्वामी जी को बुलाया जाए। कुछ ही देर में स्वामी जी सभा में आ जाते हैं और किशन को देखकर चौंक जाते हैं। प्रणाम महाराज। क्या तुम किशन को जानते हो? और जो किताब तुमने दिखाई, क्या वो किशन की थी? नहीं महाराज, ये मेरी किताब है। इस लड़के ने 1 महीने पहले ये किताब मुझसे चुराई थी। महाराज, यदि आप 2 व्यक्ति को लेकर आए जिनका उपचार करना हो, तो ये साबित हो जाएगा कि ये किताब किसकी है। जी महाराज, मैं भी तैयार हूँ। 2 व्यक्तियों को बुलाया जाता है। दोनों अपनी अपनी बीमारियां बताते हैं और स्वामी जी उपचार करना शुरू करते हैं, पर किशन वहीं खड़ा रह जाता है। ये तो कोई उपचार ही नहीं कर रहा। मैं पहले से ही जानता था कि ये किताब इसकी नहीं है। इतनी कम आयु में कौन ऐसी किताब लिख सकता है? जैसे ही स्वामी जी का उपचार करना पूरा हुआ, राजा रामकृप ने कहा, स्वामी जी को बंदी बना लिया जाए। ये आप क्या कर रहे हैं? ये आप क्या कर रहे हैं? स्वामी जी, आपने किताब तो पढ़ी, पर आप ये नहीं सीख पाए कि जो व्यक्ति पहले से ही ठीक हो, उसे उपचार की जरूरत नहीं पड़ती। असल में किशन ही ऐसे 2 व्यक्ति को लेकर आया था। यदि स्वामी जी पाखंडी हुए तो वो फंस जाएंगे, और यदि उन्होंने ये बात समझ ली तो किशन हार मान लेगा। नहीं, दया कीजिए महाराज, दया कीजिए। ले जाओ इसे। राजा ने खुश होकर रामकृप से कहा, किशन, तुम्हारी बुद्धि की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। कहो, क्या बख्शिश मांगते हो? तुम्हें मुंह मांगा धन मिलेगा। 100 कोड़े। क्या किशन, तुम ये मेरा उपहास कर रहे हो? महाराज,
असल में मैंने आपके द्वारपाल से उसके कहने पर वादा किया था कि बख्शीश आधी उसे दे दूंगा, तो आप 50 कोड़े मुझे दे दीजिए और 50 द्वारपाल को। द्वारपाल को अंदर बुलाया गया। जैसे ही उसे बख्शीश के बारे में पता चला, वो रोने लगा। क्षमा कर दीजिए महाराज, अब कभी रिश्वत नहीं लूंगा। ले जाओ इसे और इसकी पूरी बख्शीश मिलनी चाहिए इसे। द्वारपाल के जाते ही राजा रामकृप खुश होकर कहते हैं, तुमने अपनी बुद्धि का प्रदर्शन बहुत ही अच्छी तरह से किया है किशन। जिस तरह भ्रष्ट लोगों से एक राज्य खत्म हो जाता है, उसी तरह अगर तुम्हें हाथों से जाने दिया तो ये इस राज्य की हानि होगी। तो बताओ, मेरे दरबार में काम करोगे? हे राजन, मैं तो इसी दरबार में काम करने के लिए अपने घर से निकला था, पर स्वयं कहता तो अभिमान कहलाता। और ये भी जानना था कि आपके कौशल के बारे में जो बातें कही जाती हैं, उनमें कितनी सच्चाई है। मैंने अपनी आंखों से देखा कि कला और कौशल का आपके दरबार में स्वागत है, और साथ ही उस द्वारपाल जैसे भ्रष्ट व्यक्तियों के लिए कोई जगह नहीं है। तो आओ, तुम्हारा स्वागत है रामकृप के दरबार में। इसके बाद किशन ने जीवन भर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर राजा और राज्य की मदद की। सच ही कहते हैं, बुद्धि किसी भी धन से कम नहीं है। ये हर परिस्थिति में आपके साथ रहेगी और दूसरे धन की तरह क्षीण भी नहीं होगी।